Hello students, welcome back to Prepon. For the last 1 month or so we are meeting only on Saturdays. वीकली क्लास कर रहे हैं, जल्दी ही इसको रेगुलर कर देंगे। और इंडियन पॉलिटी की 50 सीरीज़ में हम लोगों ने पार्लियामेंट कवर किया है काफ़ी हद तक। अब पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। पार्लियामेंट का मेन काम लेजिस्लेशन होता है, पार्लियामेंट का मेन काम लॉ मेकिंग होता है। लॉ मेकिंग ही नहीं होता है, उससे ज़्यादा कुछ और भी होता है, बट मेन काम होता है लॉ मेकिंग। तो क्या होते हैं लॉ, कैसे बनते हैं, कितने तरीके के बिल्स होते हैं, आज वो डिस्कस कर लेते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस। तो बिल्स क्या होते हैं? बिल्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर फ्रेमिंग लॉज। बिल्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम लॉज बनाते हैं। मतलब बिल जब पार्लियामेंट में डिबेट अपॉन हो जाता है, डिस्कशन हो जाता है, वोट से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। मतलब अब ना गवर्नमेंट कैन एक्ट ऑन इट, सरकार उस पर एक्ट कर सकती है। बिल लार्जली दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल। गवर्नमेंट बिल्स वो होते हैं जो मिनिस्टर्स लाते हैं, मतलब जो मंत्री होते हैं वो जो बिल लाते हैं वो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। और प्राइवेट मेंबर्स बिल वो होते हैं जो अदर देन मिनिस्टर्स लाते हैं। मतलब इसका मतलब प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स लाएंगे वही प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएंगे। मतलब जो बिल मंत्री लाते हैं वो कहलाते हैं गवर्नमेंट बिल्स। उसके अलावा और जो मेंबर्स हैं जो मंत्री नहीं हैं वो बिल लाते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के मेंबर भी ला सकते हैं और अपोजिशन तो ला ही सकता है। एनी बिल रेज्ड बाय ए नॉन मिनिस्टर इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर गवर्नमेंट बिल्स, स्टिल कुछ प्राइवेट मेंबर्स बिल्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट बिल्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स। सबसे पहला होता है सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। नाम है ऑर्डिनरी बिल, तो संविधान में ऑर्डिनरी बिल कहीं लिखा हुआ नहीं है। जो बिल्स मनी बिल्स नहीं होते हैं, जो बिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होते, वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की कोई डेफिनेशन एज सच तो नहीं होती। द बिल्स विच आर नॉट मनी बिल एंड आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। तो जो सामान्य विधेयक होता है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, जैसे मैंने आपको बताया, ए बिल विच इज़ नाइदर अ मनी बिल नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज़ कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बिल। ये डेफिनेशन मानी जाती है, कहीं मेंशन नहीं है, न ही ऑर्डिनरी बिल जैसी कोई फ्रेज संविधान में मेंशन्ड है। एंड ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। अब ऑर्डिनरी बिल है तो राज्यसभा भी शुरू कर सकता है और लोकसभा भी शुरू कर सकता है। बिल्स पर ज़्यादातर तो लोकसभा की ही पावर ज़्यादा होती है, जो वेरी करती है वो पावर होती है राज्यसभा की। तो जो हम डिफरेंस नोट करेंगे वो राज्यसभा के हिसाब से करेंगे। तो जहाँ तक ऑर्डिनरी बिल की बात है, दोनों हाउसेस बराबर है, लोकसभा भी शुरू कर सकता है और राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। इन द हाउस, जब हाउस में बिल जाता है तो इसको इट इज़ सब्जेक्टेड टू 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स होती हैं इसकी, रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3। रीडिंग 1 का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। रीडिंग 2 का मतलब होता है बिल का कंसिडरेशन, हाउस बिल को कंसिडर करता है, उस पर डिबेट अपॉन करता है, डिस्कशन करता है। और रीडिंग 3 का मतलब होता है कि बिल फाइनली अडॉप्ट होता है, हाउस ने उसे फाइनली पास कर दिया। तो रीडिंग 1 और 2, 3 तो एक जनरल सा किसी भी जिस भी हाउस में शुरू होगा वहाँ तीनों रीडिंग हुआ ही करती हैं। अब और ये दोनों हाउसेज में हो जाता है रीडिंग वाली बात। इसके बाद हेयर द बिल इज़ फाइनली अडॉप्टेड, मतलब 3rd रीडिंग में बिल अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है एक हाउस ने बिल पास कर दिया। अगर एक हाउस से बिल पास हो गया, इट इज़ सेंट टू द सेकंड हाउस, फिर इट इज़ सब्जेक्टेड टू 3 रीडिंग्स। अब दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ भी 3 रीडिंग हो जाएंगी इस बिल की। अब एक हाउस से पास करने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस के पास जो कुछ भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। दिस हाउस में पास द बिल, ये चाहे तो पहले हाउस के पास हुए बिल को पास भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। मतलब इसके बाद तीनों ही पावर हैं। चाहे तो बिल को ओके कर दे, या बिल में कुछ बदलाव कर दे, या बिल को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दे। अगर पहले हाउस का बिल दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, पास नहीं किया, पास कर दिया तो दिक्कत नहीं है, अमेंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और पहले वाले हाउस को दूसरे हाउस का चेंज या रिजेक्शन पसंद नहीं आता है, वो चाहते हैं बिल पास हो जाए, तो हो सकता है कि इसके लिए जॉइंट सिटिंग बुला ली जाए। दोनों ही हाउसेज में बिल को चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। दोनों ही हाउसेज में बिल को चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है टोटल माइनस 50 पर, ऐसे लिख लीजिए आप, इसे ऐसे समझ लीजिए, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग।
मतलब जितने बैठे हैं उनमें से जितनों ने वोट किया उससे एक ज़्यादा, उसके आधे से एक ज़्यादा। 100 बैठे हैं, 90 ने वोट किया तो 46 हो जाएगी सिंपल मेजॉरिटी। 200 बैठे हैं, 150 ने वोट किया तो 76 हो जाएगी सिंपल मेजॉरिटी। 200 बैठे हैं, 100 ने वोट किया तो 100 का आधा, 150 ने वोट किया तो आधा हो गया 75, और 75 का एक बढ़ा देंगे 76, तो 176 हो जाएगी सिंपल मेजॉरिटी, लाइक दिस। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है जितने आए हैं उनमें से जितनों ने वोट किया। इसका मतलब ये भी है कि मेंबर्स के पास पूरा अधिकार है, उनका एक लेजिस्लेटिव अधिकार है कि वो चाहें तो बिल पे वोट करें या चाहें तो वोट ना करें। मेंबर्स के लिए ज़रूरी होता है बिल पे वोट करना, वो हम एंटी डिफेक्शन लॉ में जानेंगे। तो दोनों हाउसेज में मेंबर्स के ऊपर है, वो चाहें तो बिल पे वोट करें या ना करें। सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल पास हो जाता है। अगर ये दोनों हाउसेज से पास नहीं होता है और गवर्नमेंट चाहे तो बुला सकती है जॉइंट सिटिंग। सेकंड हाउस में पास नहीं होता है तो जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। जॉइंट सिटिंग में बिल फिर टेकअप होता है, दोनों हाउसेज एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठ के दोनों हाउसेज बिल को पास करते हैं, और जॉइंट सिटिंग में भी चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है बिल, दोनों हाउसेज पास कर देंगे, बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या है? ही में गिव एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट कर सकते हैं। अगर एसेंट कर दिया, स्वीकृति दे दी, तो बिल बन जाता है एक्ट। और ही में रिटर्न द बिल, वो बिल एक बार वापस भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। वो दोनों हाउसेस के पास बिल भेज सकते हैं वापस, ये कहते हुए कि इस बिल में आप कुछ परिवर्तन करिए। वो चाहे तो परिवर्तन सजेस्ट भी कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि आप इसको रिकंसिडर कीजिए। दोनों हाउसेस बिल को रिकंसिडर करके जब वापस भेजते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब ऑर्डिनरी बिल पे राष्ट्रपति के पास ये ऑप्शन है, वो चाहें तो बिल को एक बार वापस भेज सकते हैं। हाउसेस के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि बिल को बदलाव करें, राष्ट्रपति का सजेशंस मानना ज़रूरी नहीं है। हाउसेस उसे रिकंसिडर करके जब उस बिल को वापस भेज देते हैं, तब राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आने के बाद तो उन्हें पास करना ही पड़ता है। या राष्ट्रपति में यूज़ हिज पावर ऑफ पॉकेट वीटो, या वो अपनी पॉकेट वीटो की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब होता है जब राष्ट्रपति बिल पर कोई भी उत्तर नहीं देते हैं, जब राष्ट्रपति बिल पर कोई भी आंसर नहीं देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो समझ लिया जाता है उन्होंने पॉकेट वीटो कर ली है। व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट से एनीथिंग ऑन द बिल, ही कीप्स द बिल विद हिमसेल्फ इंडेफिनिटली। पार्लियामेंट समझ जाता है कि बिल पर पॉकेट वीटो हो गई है। पॉकेट वीटो का मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता, बिल ड्रॉप हो सकता है। सरकार चाहे तो उस बिल को दोबारा बनाकर दोबारा पास करके भेज दे। देन इट इज द स्टेज वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट कम्स इनटू सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रेसिडेंट, जो कैबिनेट होती है, सरकार होती है, उसको राष्ट्रपति उसकी एडवाइस पे काम करते हैं। लेकिन अगर वैसे देखें कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऐसा हो सकता है, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो करें, सरकार दोबारा भेज दे, तो फिर वही चीज़ स्थिति हो सकती है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल पे संभव हो सकता है कि राष्ट्रपति पॉकेट वीटो कर दे। 1986 में पोस्टल अमेंडमेंट बिल पर 1986 में पोस्टल अमेंडमेंट बिल पर उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो जैसी पावर का इस्तेमाल कर लिया था। तो पॉकेट वीटो भी हो सकती है। तो ऑर्डिनरी बिल पे दोनों हाउसेस बराबर पावर रखते हैं। दोनों हाउसेस को पास करने के लिए चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। अगर एक भी हाउस पास नहीं करता है तो बुलवाई जा सकती है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में दोनों हाउसेस डिस्कस करेंगे तो भी चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को साइन कर देंगे, एक्ट बन जाएगा, या एक बार वापस भेज सकते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिकंसिडरेशन करके चेंज लाए या ना लाए, उसके बाद तो उन्हें पास करना अनिवार्य हो ही जाएगा। या फिर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो कर सकते हैं, और जब पॉकेट वीटो कर देंगे तो मान लिया जा सकता है कि बिल का एंड हो गया। मोस्ट ऑफ द बिल्स आर व्हाट ऑर्डिनरी बिल। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति बनाने के लिए कोई ड्यूरेशन नहीं दे रखी है। अमेरिकन संविधान में 10 दिन का समय बताया गया है कि 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के ऊपर कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है कि उन्हें इतने दिन में अपना आंसर देना पड़ेगा। इसलिए जब राष्ट्रपति लंबे समय तक कुछ ना बताएं तो समझ लेते हैं पॉकेट वीटो हो गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनीथिंग अंडर विच राष्ट्रपति हैज़ टू गिव हिज ओपिनियन। क्या ओपिनियन देनी है, कोई ड्यूरेशन मेंशन नहीं है। एक होता है मनी बिल। मनी बिल क्या है? आर्टिकल 110 में
आर्टिकल 110 में कुछ मुद्दे दिए गए हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित मुद्दा है, उसमें पैसा डालना है, उससे पैसा निकालना है। सरकार का जो मेन फंड होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितने भी टैक्सेस वगैरह हम जमा करते हैं वो सब उसी में जाते हैं। तो आर्टिकल 110 में कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उनमें से किसी एक मुद्दे पर बिल हो या 6 पर हो, कम से कम एक मुद्दा तो 110 का होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल कहलाता है मनी बिल। आर्टिकल 110 में दिए गए मुद्दों से संबंधित एक मुद्दा हो या 6 के 6 हो सकते हैं। सच ए बिल इज कॉल्ड मनी बिल। सच ए बिल इज सर्टिफाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर बिल को सर्टिफाई करते हैं एज मनी बिल। उनका सर्टिफिकेट फाइनल होता है, उन्होंने सर्टिफिकेशन दे दिया तो बिल के ऊपर सर्टिफिकेट अटैच हो जाएगा। जब भी बिल राज्यसभा में जाएगा उसके साथ सर्टिफिकेट जाएगा, दिस इज अ मनी बिल साइंड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऐसी राष्ट्रपति के पास जाएगा तो भी सर्टिफिकेट के साथ जाएगा। मनी बिल लोकसभा के स्पीकर सर्टिफाई कर सकते हैं। ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल की स्पेशल पावर ये है कि ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बिना इससे शुरू नहीं हो सकता। राज्यसभा मनी बिल शुरू नहीं कर सकता। इसको पास होने के लिए चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। मनी बिल को पास होने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। एक बार लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा के पास जाएगा और राज्यसभा के पास जब जाएगा मनी बिल तो उसके पास फॉलोइंग पावर्स हैं। इट कैन नॉट अमेंड। राज्यसभा इस बिल में कोई बदलाव नहीं ला सकता, ना ही रिजेक्ट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, ये लोकसभा को बता सकता है कि आप इस बिल में ये चेंजेस ला सकते हैं। तो मनी बिल पे राज्यसभा कैन नॉट अमेंडेड, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड। एट द मोस्ट राज्यसभा कैन डू व्हाट, राज्यसभा कैन ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन द बिल। कुछ बदलाव ला सकता है, बदलाव बता सकता है, ला नहीं सकता है, बता सकता है लोकसभा को कि आप ये चेंजेस कर दीजिए। लोकसभा के ऊपर है, सजेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन लोकसभा। राज्यसभा के सुझाव लोकसभा मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। अगर लोकसभा ने सजेशंस एक मान लिया या सारे मान लिए तो एक तरीके से नया बिल हो गया, है ना। लोकसभा ने राज्यसभा की बात मान ली, कुछ मान ली या सारी की सारी मान ली। अगर ऐसा हो गया तो बिल नया हो गया, लेकिन चेंज लाने के बाद इसको राज्यसभा के पास दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। ये माना जाता है राज्यसभा ने सुझाव दिए थे वो हमने ले लिए हैं और राज्यसभा की तरफ से माना जाता है पास हो गया। इसका मतलब एक बार जाता है, उसके बाद राज्यसभा के सजेशन मान भी ले जाएं, बिल नया भी हो जाए तो दोबारा भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर राज्यसभा इस बिल पर 14 डेज तक कुछ ना बोले, अगर 14 दिन तक राज्यसभा इस बिल पर कुछ ना बोले तो लोकसभा एज्यूम कर लेता है कि ये बिल पास हो चुका है। तो मतलब राज्यसभा के पास कोई विशेष पावर नहीं होती, या तो वो कुछ सजेशंस दे दे, रिजेक्ट कर नहीं सकता, अमेंड कर नहीं सकता। अगर 14 डेज तक वो कुछ नहीं बोलेगा तो लोकसभा एज्यूम कर लेगा राज्यसभा ने पास कर दिया है और फिर राष्ट्रपति के पास वो बिल भेजा जा सकता है। इसका मतलब मनी बिल पर राज्यसभा के पास बस प्रोसीजरल राइट्स हैं, सब्सटेंटिव राइट्स नहीं है। मतलब प्रोसीजर फॉलो करने के लिए राज्यसभा के पास बिल जाएगा ज़रूर, इससे ज़्यादा राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती हैं। सुझाव देने की पावर होती है। पास होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति में गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड हिज एसेंट। लिखा तो यह है कि राष्ट्रपति अपनी एसेंट दे सकते हैं या विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपति की वापस नहीं भेज सकते, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन चूंकि मनी बिल राष्ट्रपति का ही रिकमेंडेड बिल होता है तो ऐसा माना जाता है राष्ट्रपति के पास भी ऑप्शन नहीं है, उनको मनी बिल साइन करना ही होता है। तो राष्ट्रपति इज़ बाउंड टू साइन द मनी बिल, उनको मनी बिल पे साइन करना ही होगा। इसका मतलब मनी बिल पे विशेष अधिकार लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास प्रोसीजरल राइट है, राष्ट्रपति के पास भी विशेष राइट नहीं है। तो मनी बिल इज़ द स्पेशल डोमेन ऑफ लोकसभा, जिसको सर्टिफाई करने का काम स्पीकर लोकसभा के पास होता है। 110 में दिए गए किसी मुद्दे पर, एक मुद्दे पर हो या एक से ज़्यादा मुद्दे पर कोई बिल हो, वो कहलाता है मनी बिल। संविधान संशोधन विधेयक, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। अब आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन का मतलब है संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि संविधान आज तो हम पास कर रहे हैं और खूब सोच समझ के बनाया गया है, आने वाले कई सालों तक ये संविधान चलेगा, लेकिन आगे चल के तो वक्त बदलेगा, समस्याएं बदलेंगी, हालात बदलेंगे, ऐसे में संविधान को भी चेंज होना चाहिए। तो उन्होंने एक आर्टिकल दे दिया, इसका नाम है आर्टिकल 368, जिसमें संविधान को चेंज करने का प्रोसीजर भी है और संविधान को चेंज करने की पावर भी है। इट ऑल्सो मेंशंस पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो मेंशन प्रोसीजर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान संशोधन विधेयक होता है वो दोनों हाउस में पास शुरू हो सकता है, मतलब बराबर है दोनों हाउस, लोकसभा भी पास कर सकता है, राज्यसभा भी पास कर सकता है।
पहले हाउस को पास करने के लिए चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी। जिस भी हाउस ने शुरू किया है, लोकसभा ने शुरू किया है, तो लोकसभा को अपने हाउस की सिंपल मेजॉरिटी, अपनी स्ट्रेंथ की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है। राज्यसभा ने शुरू किया है तो राज्यसभा को अपनी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है। राज्यसभा हैज़ ऑल द पावर्स ऑन द बिल, दैट इज इट। अमेंडमेंट बिल पर राज्यसभा के पास सारी पावर्स हैं, वो चाहे तो पास कर दे, अमेंड कर दे और रिजेक्ट कर दे। राज्यसभा पास कर दे, अमेंड कर दे और रिजेक्ट कर दे। पास कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, अमेंड कर देगा तो फिर अमेंडमेंट को लेके दोनों में हो सकता है एक राज़ी ना हो पाए, बहस ही हो सकती है। अगर ऐसा है तो बिल फिर रुक जाता है, इससे आगे कोई संभव नहीं होता। अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सिटिंग संभव नहीं होती है। वहाँ अगर दोनों हाउसेज में बहस हो जाए ऑर्डिनरी बिल पर तो जॉइंट सिटिंग से रिजॉल्व हो सकती है। मनी बिल पर राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है तो जॉइंट सिटिंग हो नहीं सकती। अमेंडमेंट बिल पर अगर दोनों हाउसेज एक मत नहीं है, सेम पेज पर नहीं है, तो बिल ख़त्म ही हो जाएगा, बिल आगे नहीं बढ़ सकता है, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अगर दोनों हाउसेज से पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो साइन करना ही पड़ेगा। अमेंडमेंट बिल पर जो आर्टिकल 368 वाला बिल होता है उस पर राष्ट्रपति के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, राष्ट्रपति को तो बिल साइन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा की स्पेशल मेजॉरिटी, राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटी और राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, उनको तो साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर अमेंडमेंट बिल तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और पास हो ही जाएगा। लेकिन कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको पास करने के लिए कम से कम आधी विधान स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास कराना पड़ता है। अगर 29 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्यों से पास कराना ज़रूरी हो जाएगा। अगर ये आधी विधानसभाओं से या स्टेट लेजिस्लेचर से पास नहीं होगा तो बिल कंप्लीट नहीं माना जाता। सभी संशोधन विधेयक राज्यों के पास नहीं भेजे जाते, लेकिन कुछ भेजे जाते हैं। कौन कौन से भेजे जाते हैं देख लेते हैं। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम कोई चेंज करना चाहें, राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई चेंज करना चाहें, राष्ट्रपति को MP MLA चुनते हैं, अगर हम इस मेंबरशिप में कोई चेंज करना चाहें तो राज्यों से बात करनी पड़ेगी। मतलब कम से कम आधे से ज़्यादा राज्यों से पास कराना ज़रूरी हो जाएगा। या राष्ट्रपति के इलेक्शन मेथड में कोई चेंज करना चाहें, प्रोपोर्शनल सिस्टम से हम उनको इलेक्ट करते हैं, अगर हम चाहें कि राष्ट्रपति को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से इलेक्ट करेंगे तो भी हमको राज्यों से बात करनी पड़ेगी। एनी चेंज इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट, अगर यूनियन और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर में कोई बदलाव कर रहे हैं तो भी हमें करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुद्दों को हम चेंज कर रहे हैं तो भी हमें राज्यों से बात करनी पड़ेगी। अगर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीटें दी हुई हैं। अब राज्यसभा की सीट अगर हम चेंज करते हैं, अगर कोई भी नंबर ऑफ सीट से लोकसभा राज्यसभा चेंज होता है तो भी हमको राज्यों से बात करनी पड़ेगी। या प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, अगर जो 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, उनमें कोई बदलाव कर रहे हैं, राज्य का मुद्दा कॉन्करेंट में डाल रहे हैं, कॉन्करेंट का राज्य में डाल रहे हैं या सेंटर में डाल रहे हैं, ऐसा कुछ बदलाव करेंगे तो भी राज्यों से बात करनी पड़ेगी। शेड्यूल 7 में कोई चेंज करेंगे, राज्यों से बात करनी पड़ेगी। और यह आर्टिकल 368 में, मतलब ये जो आर्टिकल 368 है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी कोई चेंज करेंगे। मान लीजिए आप ये कह दें कि राष्ट्रपति ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ऐसा चेंज करना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, लेकिन आधे विधानसभाओं या आधे राज्यों से ज़्यादा से पास कराना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि इस बिल में भी अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो भी आपको आधे राज्यों से बात करनी पड़ेगी। अगर इन मुद्दों के लिए तो ये आधे विधानसभाओं से, मतलब आधे राज्य स्टेट लेजिस्लेचर से भी पास होगा, अदरवाइज तो फिर लोकसभा राज्यसभा पास कर देंगे स्पेशल मेजॉरिटी से, तो ये बिल पास हो जाएगा। याद रखेंगे, जब हम किसी बिल को जिसमें आधे से ज़्यादा राज्यों से पास कराना ज़रूरी होता है, लोकसभा राज्यसभा में चाहिए होती है स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन राज्यों में चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी। याद रखेंगे, जब कोई अमेंडमेंट बिल राज्यों के पास जाता है जिसमें एक कंडीशन होती है आधी विधानसभाओं से या स्टेट लेजिस्लेचर से पास होना ज़रूरी है, तो वहाँ चाहिए होती है सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन राज्यों के पास लोकसभा राज्यसभा में चाहिए होगी स्पेशल मेजॉरिटी। ये 3 तरीके के विधेयक होते हैं जो मेन विधेयक होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक। एक और बिल होता है जिसे कहते हैं वित्तीय विधेयक, आर्टिकल 117 में होता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है आप समझ लीजिए। फाइनेंशियल बिल वो बिल होता है जिसमें एक मुद्दा 110 का हो, मतलब मनी बिल वाला हो, और एक ऐसा भी हो जो 110 का नहीं है। फाइनेंशियल बिल का मतलब होता है एक मुद्दा ऐसा हो जो आर्टिकल 110 वाला हो, और एक ऐसा भी हो जो 110 में नहीं है। मतलब मनी बिल प्लस समथिंग एल्स विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ मनी बिल बिकम्स फाइनेंशियल बिल।
एक तो आर्टिकल 110 में दिए गए मुद्दों में से एक कम से कम होना चाहिए, और एक मुद्दा ऐसा भी हो जो आउटसाइड आर्टिकल 110 है। तो ऐसे बिल को कह देते हैं फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक दो प्रकार के होते हैं, बट मोटा मोटा समझ लीजिए, वित्तीय विधेयक स्टार्ट्स लाइक अ मनी बिल, मतलब वो शुरू होगा राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से, लोकसभा में ही शुरू होगा, लेकिन एक बार शुरू हो जाता है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से शुरू हो जाता है, उसके बाद इट फॉलोज द पाथ ऑफ एन ऑर्डिनरी बिल। तो फाइनेंशियल बिल की जो टाइप्स हैं उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, आप मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए मनी बिल इज अ सबसेट ऑफ फाइनेंशियल बिल। क्यों? क्योंकि 110 का एक मुद्दा तो फाइनेंशियल बिल में होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ एक ऐसा भी हो जो 110 का नहीं है। तो एवरी मनी बिल इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल, एवरी मनी बिल इज ए सबसेट ऑफ फाइनेंशियल बिल। ये बात समझ में आ गई? तो मोटे मोटे तरीके से 3 तरीके के बिल होते हैं। चौथा कहलाता है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल वो होता है जिसमें एक मुद्दा मनी बिल का हो और एक ऐसा भी हो जो मनी बिल का नहीं है। ये होते हैं बिल्स जिसकी वजह तरीके से कानून बनाया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल पास आसानी से नहीं हो पाते। 1970 के बाद कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल पास नहीं हो पाया है। ज़्यादातर बिल्स गवर्नमेंट बिल्स ही हो जाते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल का मतलब है कि जो नॉन गवर्नमेंट के लोग हैं वो भी चाहें तो अपना बिल हाउस में लाके पास करा सकते हैं। पॉलिसी बनाने का अधिकार उनको भी दिया जाता है। समझ में आ गया? तो दिस इज़ हाउ लॉज आर मेड इन द पार्लियामेंट। चलिए, आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियोज़ लेके जल्दी से आएंगे और इस सीरीज़ को हम जल्दी ख़त्म करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।